नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू फ़िक्र सियासा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक। आई थिंक तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं हमारे लास्ट सेशन को अब, बट इंशाल्लाह वी कमिंग बैक स्ट्रॉन्ग और वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अहेड, एटलीस्ट मुझे तो इंटरेस्टिंग लगता है। तो वी आर स्टार्टिंग टू डिस्कस इकोनॉमिक्स नाउ। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें शेयर की हुई थी, जस्ट लेट मी नो किसने एक नज़र देखी है, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की है, ताकि मुझे समझ आ जाए किसकी बेसिक्स इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग है और किसकी नहीं है, ताकि मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करूँ। आयशा ने देख लिया है, गुड। सयाम ने भी देख लिया है, आफिया ने भी देख लिया, चलो गुड। तो आई क्विकली गो थ्रू थिंग्स, जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर कुछ समझ ना आए इंटरप्ट मी, आस्क। ठीक हो गया? अच्छा, इकोनॉमिक्स के बिल्कुल अगर आप कोर फंडामेंटल्स पे चले जाए ना, तो why does money exist in a society? मनी एग्जिस्ट क्योंकि आपको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए लोगों से ट्रेड करना ज़रूरी है। ठीक, यू कांट डू एवरीथिंग अलोन। या तो मतलब आप इस एक्सट्रीम पर चले जाएं कि अपना खाना आप खुद उगाएं, अपने जानवर आप खुद पालें, उनका दूध आप खुद निकालें, उनसे उनको ज़िबा आप खुद करें, उनका गोश्त आप खुद तैयार करें, उनसे साबुन शाबुन वो सारी चीज़ें आप खुद बनाएं, अपना सारा काम आप खुद करें। दिस इज़ वन एक्सट्रीम, बट इट इज़ प्रैक्टिकली स्पीकिंग इम्पॉसिबल टू डू दिस। ठीक है? और आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द सोशियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। सिर्फ प्रैक्टिकली स्पीकिंग भी ना, एक इंसान का या एक फैमिली का भी ये सब कुछ अकेले करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। यू नीड टू डू वन पर्टिकुलर टास्क एंड डेलीगेट द रेस्ट। तो जैसे जैसे मॉडर्न सोसाइटी हैज़ इवॉल्व्ड, हमने अपनी अपनी नीशेस ढूंढ ली हैं काम की, राइट? तो अगर एक बंदा कसाई है, तो वो कसाई है, उसका काम है गोश्त हैंडल करना, पूरे मोहल्ले का गोश्त और जितना काम है वो कर रहा है, राइट? अब वो उस गोश्त में से कुछ अपने घर का भी पूरे करेगा, बाकी भी बेचेगा। वो बेच के उस गोश्त के अगेंस्ट वो बाकी चीज़ें लेगा। तो उसको अगर गंदम की ज़रूरत है, उसको आटे की ज़रूरत है, उसको चावल की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें उस गोश्त के अगेंस्ट लेके पूरी करेगा, राइट? अब एक तरीका तो ये होता कि आप बिल्कुल ही चीज़ें रॉ रहने दें, कि भाई अगर वो गोश्त लेके आ रहा है तो जाके किसान को गोश्त दे और उससे गंदम ले ले या चावल ले ले, राइट? फिर जाके गोश्त गवाले को दे और उससे दूध ले ले। दिस इज़ वन वे टू डू थिंग्स, बट दिस इज़ वेरी हार्ड। इससे मसला क्या आएगा कि अब लेट्स से गवाले ने अपने घर का गोश्त का रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। अब गोश्त वाला आया उसके पास, उसने दूध लेना है, गवाले को गोश्त की जरूरत ही नहीं है, वो क्या करे, राइट? तो दिस मेक्स थिंग्स इनकन्वीनियंट। तो व्हाट मॉडर्न सोसाइटी फाउंड वाज कि लेट्स मेक वन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको करेंसी वो कर लेते हैं हम, ठीक है? और इस करेंसी के अगेंस्ट आप सब कुछ ट्रेड कर लें, कि आपको अगर गोश्त खरीदना है तो इतना, इतनी ये करेंसी देके, इतना सोना देके या इतनी चांदी देके, इतने दीनार देके, इतनी दरहम देके, इतने डॉलर देके, इतने रुपए देके आप इतना गोश्त ले लें, या इतना गोश्त बेचें तो उसके अगेंस्ट इतने पैसे ले लें, राइट? तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब क्या है कि ये एक करेंसी जो है, ये किसी भी चीज़ में ट्रेड हो सकती है, और जो भी इसको ले रहा है वो इससे और कोई भी चीज़ खरीद सकता है, राइट? तो कन्वीनियंस ऐड हो गई। अच्छा, अब कन्वीनियंस तो ऐड हो गई, अब क्या करें जी? कि एक तरीका तो ये है, इन स्ट्रिक्टली सिंपल, इन द वेरी सिंपल सेंस, कि द ओनली वे टू अर्न मनी शुड बी कि आपकी प्रोडक्टिविटी, जो चीज़ आप बना रहे हो
जो चीज़, जो आपका काम है, जो भी आपकी मेहनत है, जो भी आपका बिजनेस है, उसके उसकी आपकी एफर्ट का जो आपको वो मिल रहा है ना, सिला मिल रहा है, दैट इज़ योर इनकम, दैट इज़ योर ओनली वे टू अर्न। लेकिन इससे मसला ये आता था कि अब लेट्स से किसी ने फैक्ट्री लगानी है, ठीक, उसको फैक्ट्री लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब वो अगर मेहनत करके 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए जा रहा है, तो इट विल टेक अ रियली लॉन्ग टाइम टू अर्न दैट मनी, राइट। उसको ही नीड सम इजी वे कि वो अभी 1 करोड़ रुपए की वो फैक्ट्री लगा भी ले, और फिर जब उससे पैसा आने लग जाए तो फिर उस प्रॉफिट्स में से वो इस 1 करोड़ रुपए को पूरा कर ले जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी, राइट। इसके लिए अब क्रेडिट का या लोन्स का सिस्टम बनना शुरू हुआ कि अभी आपने एक बैंक से या एक एंटिटी से आपने एडवांस पेमेंट ले ली, 1 करोड़ रुपए एडवांस में ले लिए, ठीक। अब वो 1 करोड़ रुपए मैंने खर्च किए, पूरी फैक्ट्री सेटअप की। अब लेट्स से मैंने 10 साल के बाद या 5 साल के बाद, जब मेरी फैक्ट्री एक दफ़ा चल गई है, अब बिजनेस चल रहा है, पैसा आ रहा है उससे, तो अब उस पैसे में से मैंने आहिस्ता आहिस्ता सा करके इस लोन को वापस करना है। अच्छा, अब बैंक को क्या है, बैंक कहता है कि भाई ये जो आपको हम लोन दे रहे हैं, ये आपको फ्री में तो नहीं देंगे, क्योंकि मतलब मुझे क्या फ़ायदा कि मैं आपको करोड़ रुपए दूं और 5 साल तक आप मेरे पैसे रखें और उसके बाद 5 साल बाद आप मुझे वही करोड़ रुपए वापस दे दें। बैंक कहता है मेरा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बैंक कहता है कि मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूँ, आप मुझसे करोड़ रुपए ले लें आज, 5 साल के बाद आप मुझे 1 करोड़ 10 लाख रुपए वापस करेंगे, 10% आप मुझे इंटरेस्ट देंगे। तो ठीक है, ओके, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग मनी, ठीक। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये जो बैंक है, इसके पास पैसा आ कहाँ से रहा है, या पैसे कैसे दे रहा है। ये पैसे ऐसे दे रहा है कि इसके पास बाकी लोगों ने अपने पैसे रखवाए हुए, और मजे की बात यह है कि इसके पास ये जरूरी नहीं आपने इसके पास बैंक के पास अपने लाख रुपए रखवाए, अब वो लाख रुपए बैंक एज इट इज रखेगा नहीं, उसने अपने वॉल्ट में वो लाख रुपए पड़े नहीं रहने देने। वो क्या करेगा, उसमें से 10% रखेगा वॉल्ट में, और बाकी 90%, लाख रुपए रखवाए थे ना, तो 10,000 उसने रख लिए वॉल्ट में, और 90,000 वो आगे किसी को लोन दे देगा। अब उसने जिसको भी लोन दिया है, वो वो 90,000 लेगा और ऑब्वियसली वापस अपने बैंक में किसी भी और बैंक में रखवा देगा वो पैसे। इनिशियली लाख रुपए थे, उस लाख रुपए में से बैंक ने 10,000 रुपए अपने पास रखे और 90,000 रुपए लोन दे दिया। अब वो जो 90,000 रुपए वापस बैंक में गए, बैंक ने उसमें से दोबारा 10% रखा, 9,000 रुपीज रखे, 81,000 दोबारा लोन दे दिया। वो 81,000 जिसको मिला उसने वापस बैंक में रखवाए, उसमें से 10% रखा बैंक ने, और 90% दोबारा सर्कुलेट कर दिया लोन में। हुआ क्या, जो इनिशियल 1 लाख रुपए की किसी ने पैसे रखवाए थे, घूम घूम के वो इवेंचुअली 1 करोड़ रुपए बन गए। असल पैसा 1 लाख रुपए ही है। अगर आप बैंक से नोट निकलवाने जाओगे ना, तो एक हुकूमत पाकिस्तान ने प्रिंट ही 1 लाख रुपए किए हैं, लेकिन उस 1 लाख रुपए की बेस पे इस बैंक ने 1 करोड़ रुपए लोगों को लोन दे दिया। टेक्निकली 9 लाख रुपए लोन दे दिए, और 1 लाख तो ओरिजिनल थे। तो अब ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा फ्री है, इस पैसे की कोई बैकिंग नहीं। ये पैसा इज कॉल्ड फियाट क्रेडिट, या फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की वजह से ना, कि उसने एक फ्रैक्शन को 10% को बैंक ने रिजर्व रखना है, और बाकी वो लोन कर सकता है।
तो ये पैसा क्रिएट कौन कर रहा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये सेंट्रल बैंक नहीं कर रहा, ये आपके बैंक्स कर, आपके लोकल बैंक्स कर रहे हैं। ये है इन्फिनिट मनी ग्लिच। बैंक के पास पैसा 1 लाख रुपए और 10 अलग अलग लोगों के टोटल अकाउंट बैलेंस में जो सम शो हो रहा है वो करोड़ रुपए हो रहा है। लोगों को ये नजर आ रहा है कि करोड़ रुपए हैं, असल में सिर्फ लाख रुपए। अच्छा, अब इससे होता क्या है? असल में जब पैसा इतना बढ़ गया तो पैसे की बाइंग पावर हो जाएगी कम। मार्केट में सामान तो सेम ही है ना, सामान तो इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकता। अगर एक फैक्ट्री आज लेट्स से 100 गाड़ियां पर डे बना रही थी, तो उसको एक्सपैंड करते करते और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते बढ़ाते भी एक अरसा लगेगा। 10 साल लगेगा उसको 200 कार्स पर डे बजाने में, राइट? उससे बहुत पहले बैंक ने 10 टाइम्स द मनी मार्केट में डाल दिया है। तो मनी की वैल्यू हो जाएगी कम। जो पेट्रोल आपको 100 रुपये लीटर मिल रहा था, वो अब 200, 300, 400 रुपये लीटर मिलेगा, क्योंकि पैसा बढ़ गया, पेट्रोल सेम। जो गाड़ी आपको 10 लाख रुपए की मिल रही थी, वो अब 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए की मिलेगी, राइट? ये तो आ गया आपका इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम। अच्छा, फिर एक प्रॉब्लम ये है कि इस सिस्टम में हमेशा डेट ज़्यादा होगा, कर्जा जो है वो ज़्यादा होगा, और पैसा कम होगा। क्यों? इवन ये जो फेक पैसा है ना, जो हम कह रहे हैं कि बैंक बैलेंस में करोड़ रुपए शो हो रहा है, ये भी कम है, कर्जा ज़्यादा है। क्यों? हु कैन टेल मी? यस, जिले। मैंने आखिरी पार्ट आपका सही सवाल का सुना नहीं, कैन यू जस्ट रिपीट इट? बेसिकली सबके बैंक्स में अगर हम सम टोटल करें, इनिशियली डिपॉजिट क्या हुआ था बैंक में? लाख रुपए। अब सबके बैंक अकाउंट्स में अगर हम सम करें तो करोड़ रुपए शो हो रहा है, ठीक? लेकिन टोटल डेट जो है, कर्जा जो है, जो रिटर्न होना है, वो करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। क्यों? इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट की वजह से। पैसा कम है मार्केट में, पैसा रिटर्न ज्यादा होना है। 1 करोड़ रुपए सर्कुलेशन में है, 1 करोड़ और 10 लाख रुपए रिटर्न होने हैं। इस बात का क्या मतलब बनता है? The bank is earning. सर्विस बैंक से आप लोन ले रहे हैं तो बैंक उसके लिए चार्ज भी करता है फॉर इंटरेस्ट, बिकॉज वो सर्विस रिलेटेड कर रहा है। बिल्कुल, बट बैंक एट द तो सेम टाइम चार्ज इट्स तो कर रहा हराम। है, बट अब मैक्रो इकोनॉमिकली फर्क क्या पड़ेगा? पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। वो तो ऑलरेडी हो गया। वो तो सिर्फ इस रिजर्व बैंकिंग की वजह से भी हो गया था। There will be more money. There will be less money and more debt. देयर विल बी लेस मनी एंड मोर डेट। इसका मतलब ये है कि दिस सिस्टम, इस सिस्टम में ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है कि कोई ना कोई बैंकरप्ट होगा। दिस सिस्टम इज ऑपरेसिव बाय डेफिनेशन। किसी के बैंकरप्ट हुए बगैर ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। A predictable percentage of the populace, of the lenders, of the borrowers will always go bankrupt। पैसा कम है ना, उतना रिटर्न कर ही नहीं सकते जितना एक्चुअली डेट है। पैसा ही उतना नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपके पास ये आ गया इस सिस्टम का, पुटिंग असाइड इन्फ्लेशन, पुटिंग असाइड एवरीथिंग एल्स, कि दिस सिस्टम इंश्योर्स कि कोई ना कोई बैंकरप्ट होगा। कोई ना कोई, जितना उसने घर बना के कोलैटरल रखा होगा ना उस लोन के लिए, उसका घर छिनेगा, उसकी गाड़ी छिनेगी, वो रोड पे आएगा। नंबर वन बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, ऑफ दिस इंटायर सिस्टम। अच्छा, अब अनदर प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम इज के जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना सारा, दैट relies on, yes Afia,
अच्छा कैसे, नहीं समझ आई, ठीक है, आई एक्सप्लेन। देखो, बैंक को आपने लाख रुपए रखवाए, ठीक है, बैंक ने उसमें से सिर्फ 10, अच्छा इतनी बात समझ आ गई थी कि उस बैंक ने लाख रुपए से करोड़ रुपए कैसे बनाए थे, ये समझ आया था या नहीं आया था? ये आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, उसने जब ये, चलो इनिशियल 1 लाख रुपए तो कैपिटल है ना, किसी ने रखवाया था, उसके अलावा जो 9 लाख रुपए हैं, ये किसी का, अ, किसी की, किसी ने लोन लिया हुआ है, राइट? ये लोन जब उसने लिया हुआ है, तो उस लोन को वापस करते हुए वो सिर्फ लोन वापस नहीं करेगा, उस पर इंटरेस्ट भी पे करेगा, ठीक? अब सबके बैंक बैलेंस अगर आप प्लस करो, ठीक, किसी ने लाख रुपए रखवाए थे, फिर जिसने 90,000 का लोन लिया था उसने 90,000 रखवाए थे, फिर जिसने 81,000 का लोन लिया था उसने 81,000 रखवाए थे, ये सब प्लस कर 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 करके आप एंड तक आओगे, तो आपके पास करोड़ रुपए नहीं, सॉरी 10 लाख रुपए बनते हैं, जो 1 लाख से ना 10 लाख रुपए बनते हैं, सॉरी ये मेरी मैथ आउट थी, बट 1 लाख से 10 लाख रुपए बन गए। सबके बैंक अकाउंट्स का टोटल बैलेंस जो बन रहा है ना, वो 10 लाख रुपए का बन रहा है, लेकिन बैंक को सिर्फ 10 लाख रुपए वापस नहीं होने, बैंक को 10 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट वापस होना है। 10 लाख रुपए तो मार्केट में है जो मार्केट वापस कर सकती है, लेकिन इंटरेस्ट तो मार्केट में है ही नहीं। ये बात समझ आई? मार्केट में इंटरेस्ट वापस करने के लिए तो पैसा ही नहीं है, तो वो इंटरेस्ट वापस नहीं हो सकता, और किसी ना किसी को अपने रिटर्न पे, लोन रिटर्न पे डिफॉल्ट होना पड़ेगा, बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से बैंक क्या करेगा कि जो उसने, जिस घर के अगेंस्ट लोन लिया हुआ था, जिस दुकान के अगेंस्ट लोन लिया हुआ था, जिस गाड़ी के अगेंस्ट लोन लिया हुआ था, वो एसेट्स बैंक जब्त कर लेगा, बैंक उनको सीज कर लेगा, और अब वो बंदा रोड पे हो। दिस सिस्टम मैथमेटिकली, इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बैंकरप्ट ना हो। अच्छा, अब होता क्या है, ये तो चलो ये हो गया कि लोगों ने जो पैसे वापस कर दिए। अब क्योंकि बैंक क्या कर रहा है कि बैंक 10,000 रुपये और लाख रुपए डिपॉजिट ले रहा है, और 10 लाख रुपए अकाउंट में शो कर रहा है। अगर सब बैंक चले जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए अपने, तो क्या होगा? बैंक रन हो जाएगा। बैंक के पास है ही सिर्फ 1 लाख रुपए, नोट जो है ना बैंक के पास वो सिर्फ 1 लाख रुपए के हैं, और बैलेंसेस में वो शो कर रहा है कि 10 लाख रुपए हैं। तो अगर सब उठ के बैंक चले गए कि भाई हमारे पैसे वापस करो, तो बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा। लेकिन बैंक के बैंकरप्ट होने में एक बड़ी गेम है। बैंक अगर बैंकरप्ट होगा, तो उसको बैंकरप्ट होने दिया नहीं जा सकता, एटलीस्ट जो बड़े बैंक्स हैं ना आपके पास, इसको इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी कहते हैं टू बिग टू फेल। क्योंकि अगर ये बैंक्स फेल होंगे, तो बहुत सारे बिजनेसेस क्रैश करेंगे। तो सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वो इन बैंक्स को फेल होने दे नहीं सकती। तो वो करती क्या है कि फिर वो पैसे प्रिंट करके इन बैंक्स को देती है, ताकि ये अपनी वो इस बैंक रन से बच, बैंक्रप्सी से बच सके। और इसकी कॉस्ट किस पे जाएगी? जब पैसे प्रिंट होंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन की कॉस्ट कौन बेयर करता है? पब्लिक। तो बैंक के प्रॉफिट्स जो हैं वो प्राइवेट है, बैंक रखता है अपने प्रॉफिट्स, लेकिन बैंक के लॉसेस जो हैं वो सोशलाइज्ड है, वो पब्लिक बेयर करती है। कितना मजे का गेम है ना। और अभी तक तो हम सिर्फ इन प्रिंसिपल बैंक्स पे बात कर रहे हैं, अभी तो हमने ग्लोबल लेवल पे करेंसी देखी नहीं। सयाम, डू यू नो द हिस्ट्री बिहाइंड जब बाकी सारी करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट पेग हुई, और फिर
डॉलर गोल्ड के अगेंस्ट बैक था, फिर कब वो चेंज हुआ? डू यू माइंड ब्रीफिंग द ग्रुप? Just give me 1 minute. एक मिनट देना बस श्योर जरा डैड। मुझे. बाय द वे, एनी क्वेश्चन सो फार? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, ये सब समझ आ रहा है। ये एक ज़रा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो होता है इसमें ऐसा। मुझे भी आई स्पेंट अ गुड फ्यू डेज कॉन्स्टेंटली डिबेटिंग विद जेमिनाई के अच्छा ये होता है तो ऐसे कैसे होता है, और ये होता है तो ऐसे कैसे होता है। तो फिर उसने जाके मैं समझाया कि ऐसे है। तो बट खैर बड़े मज़े की चीज़ है। यू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड बेसिकली फंक्शंस, और ख़ास तौर पे अभी जो डॉलर वाला पॉइंट है ना, ये इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लेड, आई वुड कॉल इट कंस्पिरेसी, कि दुनिया को आपने अपने सिस्टम पे ले आए। अब क्या है कि आपके सारे लॉसेस भी, अगेन ये जो इन्फ्लेशन वाला पॉइंट था ना, कि बैंक जब टू बिग टू फेल है तो बैंक के लॉसेस सोशलाइज होते हैं। यूएस डॉलर की इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट होती है, डेवलपिंग नेशंस बेयर करते हैं उसकी कॉस्ट को मेनली। कैसे होगा वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बिजनेस फील्ड के स्टूडेंट्स ये सब पढ़ते हैं यार। अच्छा आई Mahad, are you asking Mahad, are you asking about the 1971 petrodollar system or the Bretton Woods system 1944 वाला? स्टार्ट विद ब्रेटन वुड्स। अच्छा. Yeah, so basically, during World War II, जो superpowers थी, at that time it was Britain. ना. So the thing is, Britain, while fighting Germany, it had nearly gone bankrupt. So US ने एक डील ब्रोकर की बेसिकली. एक सिस्टम था जिसमें दुनिया की जो करेंसीज होंगी, they would be tied to the US dollar and the US dollar was tied to gold. लेकिन 19 मैं आगे एक्सप्लेन करूँ पेट्रो डॉलर सिस्टम 1971 वाला. हाँ हाँ, हाँ, गो अहेड। do I explain? हाँ, अच्छा ठीक है. So basically in 1971, basically during the Vietnam War, जो US से काफी हारा था, and they were printing more dollars but didn't have enough gold. So they were running out of gold. So इसमें what Richard Nixon did was broker a deal with the Saudi king. The क्या नाम था उसका, Faisal, I think King Faisal was at that time, it was King Faisal in the 1971 to 1973 इसके दरमियान. So basically, what the petrodollar system was कि to ensure global dollar dominance जो यूएसए करना चाह रहा था, उन्होंने ये कहा कि जो डॉलर की सेल है, जो बेसिकली सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में ऑयल सेल करती हैं, आप वो सिर्फ डॉलर्स में खरीद सकते हो. यू कांट बाय इट इन एनीथिंग एल्स. आप सिर्फ डॉलर्स दोगे तब आपको तेल मिलेगा. तो इससे इट इंश्योर कि कंट्रीज नीडेड टू हैव यूएस डॉलर रिजर्व्स. तो इस तरह फिर जो है लाइक ग्लोबल डोमिनेंस ऑफ द डॉलर इट स्प्रेड. तो बेसिकली इट्स इन अ नटशेल है. राइट, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको एक्सपैंड करूँ अगर, बेसिकली हुआ क्या 1944 में ना, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, यूरोपियन नेशंस जो थे, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारी कंट्रीज हो गई, ये वॉर को फंड करने के लिए अपने जितने गोल्ड रिजर्व्स थे उनको तकरीबन एक्सपेंड, बिल्कुल ही एक्सपेंड कर चुके थे। ठीक है। तो द थिंग वाज कि ये बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे थे। दे वर बाइंग फूड, दे वर बाइंग कोल, दे वर बाइंग वेपन्स फ्रॉम द यूएस। तो वो सब पहले तो आपने, यूएस ने क्या कहा कि हम आपसे पेपर करेंसी नहीं लेंगे, हम आपसे आपकी करेंसी नहीं लेंगे, हमें गोल्ड में चाहिए। गोल्ड में पे करो हमसे, हमें और हमसे सामान ले लो। तो पहले तो ये करते रहे, बट दे इवेंचुअली रन आउट ऑफ गोल्ड। तो फिर ये बैठे ब्रेटन वुड्स में लॉट ऑफ ये वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के हेड्स और यूएस के बैंकिंग हेड्स, और इन्होंने बेसिकली 1944 में ये अग्रीमेंट किया कि अच्छा आप लोग क्या करें कि अपनी करेंसीज को यूएस डॉलर के अगेंस्ट पेग कर लें। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी करेंसी विल नॉट बी गोल्ड बैक्ड, इट विल बी डॉलर बैक्ड। और डॉलर जो है
वो हम गोल्ड बैक्ड कर लेते हैं, क्योंकि यूएस ऑलरेडी, क्योंकि गोल्ड पे पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा था ना इस पूरे इस दौर में, फ्रांस से, ब्रिटेन से, इन सारी कंट्रीज से। तो यूएस हैड अबाउट 70 to 80% ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड रिजर्व्स। यूएस ने कहा कि हमने देखो ये गोल्ड रखा हुआ है, हम इसके अगेंस्ट डॉलर प्रिंट करते हैं और आप अपनी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट पेग कर लें। अच्छा, किसी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट पेग करने का तरीका ये होता है कि आपको उस जो रिजर्व करेंसी है, डॉलर है, बहुत सारे डॉलर खरीद के आपको अपने वॉलेट में रखने पड़ेंगे, ताकि आप उसके अगेंस्ट ट्रेड करके अपनी करेंसी की वैल्यूएशन वो कर सकें, मेंटेन कर सकें। तो यूएस ने ये एग्रीमेंट करवाया और फिर डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए बहुत सारे डॉलर्स वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट में इंजेक्ट किए, बहुत सारे लोन्स दिए, बहुत सारे पैसे ऐसे भी दिए, एज गिफ्ट्स भी दिए, कि एज रीबिल्डिंग फंड्स, राइट। तो एक बहुत बड़ी डिपेंडेंस बन गई वे द मार्शल प्लान, जज़ाकल्लाह है, एक बहुत बड़ी डिपेंडेंस बन गई ऑन द यूएस डॉलर, क्योंकि अब इन सब की करेंसीज क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट पैक्ड है, तो इन सब को डॉलर रखने पड़ेंगे अपनी रिजर्व्स में, और यूएस के साथ ट्रेड करने के लिए भी इनको डॉलर्स देने पड़ेंगे। बड़े मजे की हालात हो गए। अच्छा, पहले तो यूएस ने बोला कि हम जितना गोल्ड है ना उसके अगेंस्ट ही हम डॉलर्स प्रिंट करेंगे। मसला ये आया, जैसे हमने बताया, कि वियतनाम वॉर के टाइम पे यूएस अपनी जंग लड़ रहा था, तो अपनी चीज़ें फंड करनी थी, अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को पे करना है, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, ऑयल खरीदना है, बहुत कुछ करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। इतना गोल्ड नहीं था जितना खर्चा हो रहा था, तो यूएस ने पैसे प्रिंट करने ज़्यादा शुरू कर दिए। अग्रीमेंट क्या हुआ हुआ था कि हम गोल्ड के इक्विवेलेंट प्रिंट करेंगे। अब क्या, यूएस ने बिहाइंड द सीन्स बताए बगैर किसी को पैसे ज़्यादा प्रिंट करने शुरू कर दिए। जब फ्रांस ने ऑडिट करवाया, फ्रांस को पता चला कि ये तमाशे हो रहे हैं। फ्रांस ने अपनी शिप्स भर के डॉलर भेजे वापस यूएस और कहा कि बेटा हमारा गोल्ड वापस करो, ये वालों को मजाक नहीं। अब पहले तो यूएस ने थोड़ा बहुत गोल्ड वापस किया, तकरीबन आधा गोल्ड वापस किया। उसके बाद इनको खदशा लग गया कि नहीं, ये तो मसला हो जाएगा, ये तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे अगर ये सारा गोल्ड वापस करता रहे। तो फिर प्रेसिडेंट निक्सन ने 71 में डिफॉल्ट कर दिया, उसने मना कर दिया कि अब हम गोल्ड के और डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड वापस नहीं करेंगे। अब ख़त्म हो गई है डॉलर और गोल्ड का कनेक्शन। अब डॉलर इज प्योरली अ फियाट करेंसी, जिसकी कोई एक्सट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, किसी एसेट के अगेंस्ट बैक्ड नहीं है, बस है, ये एक डॉलर है, ये किसी गोल्ड के, किसी सिल्वर के, किसी चीज़ के इक्विवेलेंट नहीं। ठीक हो गया। यहाँ से शुरू होता है कंप्लीटली अनबैक्ड, कंप्लीटली नॉन एसेट बेस्ड करेंसीज का सिलसिला। इट्स बेसिकली बैक्ड बाय द ट्रस्ट इन द यूएसए गवर्नमेंट। ट्रस्ट भी ज़्यादा आपकी बदमाशी पे, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम यूएस चला रहा है, और यूएस के पास फौज इतनी है कि अगर कोई उसको चैलेंज करेगा तो जाके डंडे के जोर पे उससे मनवा लेंगे बात, सैंक्शंस के जरिए से, अपनी मिलिट्री माइट के जरिए से, जैसे आपने लिबिया में किया, जैसा आपने इराक में किया, जैसे आपने थ्रू आउट अफ्रीका बहुत सारी कंट्रीज़ में किया। जिसने थोड़ी सी भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बनाने की कोशिश की, यूएस उसको क्रश कर दिया। कजाफी ने कहा कि हम गोल्ड बैक्ड करेंसी बनाएंगे, अफ्रीकन यूनियन को हम वो करेंगे, कंबाइन करेंगे, कजाफी को मरवा दिया गया। लिबिया के हालात देख लें आजकल, इराक में क्या हुआ सदाम हुसैन के। तो यूएस अपनी चौधराहट मेंटेन की रही है ना, बेसिकली बदमाशी है। भाई हम कर सकते हैं, हमारे पास है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वो वाला हिसाब किताब। अब आके यूएस पावर ब्रेक होना शुरू हो रही है, क्योंकि अब नजर आ रहा है कि चाइना इज अ न्यू इमर्जिंग सुपर पावर। ब्रिक्स वाली जो यूनियन है वो स्ट्रांग होती जा रही है, वो अपने इकोनॉमिक सिस्टम्स बनाने शुरू कर रही है। ब्रिक्स पे शुरू हो रहा है, एम्ब्रिज शुरू हो रहा है। अब दैट सिस्टम स्टार्टिंग टू क्रम्बल अ बिट। अभी तक है वही एस्टैब्लिश्ड,
लेकिन नज़र आ रहा है कि शायद चेंज होता हो, ठीक। बट खैर वो बात की बात है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी बात ये हो रही थी, यूएस ने डंडे के जोर पे अपनी ये साख बिठा ली। और फिर जो है हमने बात की पेट्रो डॉलर की, कि ओपेक के साथ मिलके आपने ये अब दुनिया को ये वो कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई अगर आपने तेल लेना है तो आपने डॉलर में लेना है। तो अब किसी ने इंटरनेशनल ट्रेड करना है वो तकरीबन फॉर श्योर डॉलर में होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स जो हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के, स्विफ्ट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ये चलती हैं डॉलर्स पे। आपने तेल लेना है वो होगा डॉलर्स में। आपने लोन लेना है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, वो होगा डॉलर्स में। तो अब ये सारी डिपेंडेंस हो गई है डॉलर पे। अच्छा, एक ना मसला आता है विद अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी। कोई भी ग्लोबल रिजर्व करेंसी हो ना, तो उसको एक डायलेमा फेस करना पड़ता है। या तो वो अपनी अ, इस डायलेमा को कहते हैं मैंने ढूंढा था, मैं भूल गया। आई थिंक ट्रिफिन डायलेमा कहलाता है। हाँ, तो बेसिकली ग्लोबल रिजर्व करेंसी जो भी है, फॉर नाउ डॉलर जो है जिसमें दुनिया की ट्रेड हो रही है, उसको ना एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। या तो वो अपने करेंसी को, अपनी करेंसी में इन्फ्लेशन कम करे, कंट्रोल करे, जिसकी वजह से उसकी नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे, लेकिन उसके बाहर के इंटरेस्ट जो हैं वो लूज होंगे क्योंकि उसको पैसा कम आएगा वापस, राइट। या फिर वो ये करे कि इन्फ्लेशन बढ़ा दे, जिसकी वजह से आपके इंटरनेशनल इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट होते हैं, लेकिन आपके लोकल इंटरेस्ट ख़राब होते हैं, क्योंकि आपकी आवाम के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, परचेसिंग पावर कम हो जाती है, राइट। दिस इज अ डिलेमा, ट्रिफिन डिलेमा कहलाता है, यू कैन गूगल दिस। तो इट कांट डू बोथ, ठीक। या तो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा, या इंटरनेशनल ग्लोबल लिक्विडिटी वो करेगा, फुलफिल करेगा। और इसको करने के लिए अब व्हाट इट कैन डू इज कि द मोस्ट इट कैन डू इज अपनी इन्फ्लेशन बाहर एक्सपोर्ट कर दे, ठीक। अपनी लोकल जब पैसा प्रिंट करेगा तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन को समवॉट कंट्रोल करने के लिए आप क्या करो कि, अच्छा इससे पहले ना मुझे आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसको कहते हैं कैंटिलन इफेक्ट। व्हाट इज द कैंटिलन इफेक्ट? इट इज बेसिकली जब पैसा नया प्रिंट होता है ना, तो वो सब में एक साथ, सबको एक साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। व्हाट डज दैट मीन? हुकूमत पाकिस्तान ने आज लेट्स से करोड़ रुपया प्रिंट किया, ठीक। अच्छा, अब ऑन अ वेरी सिंपलिस्टिक लेवल, तो जब पैसा प्रिंट होगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। लेकिन दिस इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, राइट। प्राइसेस बढ़ेंगी तब जब वो पैसा मार्केट को हिट करेगा, मार्केट को अफेक्ट करेगा। द फर्स्ट स्पेंडर, जो इनिशियल स्पेंडर्स होंगे, उनको वही पुरानी प्राइसेस मिलेंगी, लेकिन उनके पास पैसा ज़्यादा होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने आज 1 करोड़ रुपया प्रिंट किया, ठीक। और उसने लेट्स से किसी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को दिया कोई प्रोजेक्ट करने के लिए, राइट। अब उस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के पास जो पैसा है ना, वो क्योंकि इसका फर्स्ट स्पेंडर है मार्केट में, तो उसको पुरानी प्राइसेस मिल रही है, प्री इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन अफेक्ट नहीं हुई, उसको प्री इन्फ्लेशन प्राइसेस मिल रही हैं। तो वो चीज़ें खरीद रहा है एट लो प्राइसेस। उसने जब चीज़ें खरीद ली एट लो प्राइसेस, तो प्राइसेस शूट करेंगी, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड ना, एकदम से अगर डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। अब ये मार्केट जो पैसे, जो ये जो पैसा मार्केट में गया है, अब इससे जो भी कुछ खरीदने की कोशिश करेगा, अब उसको ये हायर प्राइसेस मिलेंगी। ये बात समझ में आई?
आ रही है नहीं आ रही? मैं दोबारा समझा सकता हूँ ये वाली बात। इस खामोशी को क्या समझा जाए? कैसे समझा जाए? चले ओके। तो फर्स्ट स्पेंडर ऑलवेज गेट्स मोर वैल्यू आउट ऑफ इट। ठीक। सेम अप्लाइज टू द ग्लोबल लेवल। यूएस के पास राइट है ना डॉलर प्रिंट करने का। तो यूएस जब डॉलर प्रिंट करता है तो इट इज़ द फर्स्ट स्पेंडर। वो अपनी चीज़ें जो उसने इंपोर्ट करनी है, जो दूसरी कंट्री से खरीदनी है, वो प्री इन्फ्लेशन प्राइसेस पे खरीदेगा। राइट। उसके पास नया नया पैसा है, वो जब खरीद रहा है तो उसको प्री इन्फ्लेशन प्राइसेस मिल रही है। अब वो पैसा क्योंकि मार्केट में चला गया है, अब इन्फ्लेशन होगी। तो अब जो भी कुछ चीज़ खरीदने की कोशिश करेगा उसको पोस्ट इन्फ्लेशन प्राइसेस मिलेंगी। तो यूएस ने इफेक्टिवली क्या किया कि अपनी इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट कर दी। अपने पास जो चीज़ें आई वो सस्ती आ गई। बाकी दुनिया अब जब वो डॉलर स्पेंड करेगी तो उसको महंगाई फेस करनी पड़ेगी। किसी के पास बाकी दुनिया में ना पैसे चेंज नहीं हुए। बाकी दुनिया में अगर पाकिस्तान में कोई किसान है जो जिसने तेल लेना है अपने ट्रैक्टर के लिए ना, तो उसके पास पैसे सेम ही है, उसके पास पैसे बड़े नहीं है, लेकिन तेल की प्राइस बढ़ गई है क्योंकि मार्केट में डॉलर ज़्यादा आ गए हैं, तेल उतना ही है। तो उसके लिए महंगाई हो गई। और द मेजोरिटी ऑफ दिस इन्फ्लेशन इज बोर बाय डेवलपिंग नेशंस। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग नेशंस ने इंपोर्ट ज़्यादा करने होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम करने होते हैं। दूसरी बात ये कि डेवलपिंग नेशंस ने लोन्स पे ऑफ करने होते हैं डॉलर्स में। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो अब उसी नेशन को जिसने एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स का लोन लिया हुआ था, अब उसको एक्स प्लस इंटरेस्ट का लोन रिटर्न करना है। तो ये जितनी इन्फ्लेशन है, अब ये कौन बेयर कर रहा है? ये यूएस और यूके और कनाडा नहीं बेयर कर रहे, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सीरिया बैन बेयर कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस हमें लोन्स हमने लिए हुए आईएमएफ से। दिस इज द करंट ग्लोबल सिस्टम। इसमें ऑन अ वाइड स्केल भी, जब हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो भी द फर्स्ट स्पेंडर गेट्स द मोस्ट मनी या बेनिफिट्स द मोस्ट। और अगर हम लोकल स्केल पे बात कर रहे हैं, एक बैंक को जब नया नया पैसा मिल रहा है या एक बड़ी डिफेंस कंपनी को जब नया नया पैसा मिल रहा है, वो फर्स्ट स्पेंडर है, उसके पैसे की वैल्यू ज़्यादा है। राइट, उसको प्री इन्फ्लेशन प्राइसेस मिल रही हैं। तो ये दोनों बेनिफिट ज़्यादा कर रहे हैं। ये दोनों बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। कभी भी पब्लिक फर्स्ट स्पेंडर नहीं होती, क्योंकि पब्लिक तक पैसा आने के लिए अ कंपनी नीड्स टू रिसीव द मनी, फिर इट नीड्स टू स्पेंड दैट मनी समवेयर, फिर अनदर कंपनी नीड्स टू अर्न इट, फिर वो इनकम में वेजेस में निकलता है, वो टैक्स होता है, एक पूरी साइकिल चलती है ना, उसके बाद मार्केट में पैसा आता है। द जनरल पब्लिक डज नॉट इज नेवर द फर्स्ट स्पेंडर। उसको कभी भी कैंटिलन इफेक्ट की बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको हमेशा लॉस ही मिलेगा। तो ऑन अ बिग स्केल भी द बिग प्लेयर्स अर्न द मोस्ट मनी, एंड ऑन अ स्मॉल स्केल भी द बिग प्लेयर्स अर्न द मोस्ट मनी। और इसमें पिसती कौन है, क्रश कौन होती है? अवाम। क्योंकि बैठे बिठाए इन्फ्लेशन हो गई, आपकी वेजेस उस अमाउंट से नहीं बढ़ेंगी जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आपका इंटरेस्ट रेट, आपके जो डेट और वो है इंटरेस्ट रेट्स हैं, दे विल ग्रो फास्टर देन योर इनकम। ठीक है, हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस कर लिया था कि बैंकिंग सिस्टम, द सिस्टम इज बिल्ट अपॉन अ स्मॉल अ प्रिडिक्टेबल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन डिफॉल्टिंग एंड गोइंग बैंकरप्ट। ठीक है। तो जो जिन लोगों ने सेविंग्स अकाउंट्स खोले हुए हैं, मतलब सेविंग अकाउंट से मुराद जो लोग पैसे सेव कर रहे हैं, वो पैसे लूज करेंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन। ठीक है। जो सैलरीड क्लास है वो पैसे लूज करेगी ड्यू टू कैंटिलन इफेक्ट। और जो बोरोवर्स हैं, जो बैंक से लोन्स लेके अपनी चीज़ें चला रहे हैं,
वो पैसे लूज करेंगे बिकॉज अ प्रेडिक्टेबल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हैज टू गो बैंकरप्ट। अब मुझे ये बताओ कि सिस्टम ओप्रेसिव है या नहीं। ये दिस इज द इंटायर गेम जो मतलब खेला जा रहा है। इस सिस्टम में द ओनली वन हु मेक्स मनी इज जिसके पास इनिशियली पैसा था। वो जो बात कही जाती है ना कि इंटरेस्ट मेक्स द रिच रिचर एंड द पुअर पुअरर, इस तरह से दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये मेन प्रॉब्लम, ये स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं इस सिस्टम के, इस करंट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के जिसमें दुनिया चल रही है। अब ये ऐसे ही चली जा रही है, इसमें देयर इज नो सीमिंग चेंज जो करीब आ रहा हो अभी। मतलब अगर ये टूट भी जाएगा ना, ये सिस्टम, यूएस बेस्ड सिस्टम टूट भी जाएगा, तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर सिस्टम। चाइना लीड कर लेगा, कोई और लीड कर लेगा, ब्रिक्स लीड कर लेगा। फर्क ऑन अ कंज्यूमर लेवल नहीं पड़ेगा क्योंकि द बैंकिंग सिस्टम स्टेज द सेम। अब ये बात थोड़ी सी, अच्छा, इफ यू नोटिस व्हाट इज द नंबर वन ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस। अभी हमने जितनी बात की ना, जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हुई, जितने नए सिस्टम्स आए, किस हिस्टोरिकल इवेंट के आगे पीछे आए? वॉर्स। आई विल टेक यू बैक 40-100 years। रसूल सल्लम के दौर में और उनसे बिल्कुल पहले यहूदियों की ना एक बड़ी आइडियल स्ट्रेटजी होती थी। अच्छा, यहूदी जो थे, दे यूज टू कंट्रोल मार्केट कैपिटल, दे यूज टू बी बैंकर्स, लोन दिया करते थे, पैसा बहुत था इनके पास। ये क्या करते थे कि इट एक्चुअली इज ऑलवेज द ज्यूज, मतलब इट्स नॉट इवन अ कंस्पिरेसी एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये क्या करते थे कि ये दो लोगों के बीच में वॉर इंसाइट कराते थे, जंग करवाते थे, दो ट्राइब्स के बीच में, दो नेशंस के बीच में। उसके बाद ये दोनों को आर्म्स बेचते थे, वेपन्स बेचते थे, ठीक है। और दोनों को फिर लोन्स देते थे, ताकि, क्योंकि पैसे खत्म हो गए ना वेपन्स खरीदने के लिए, तो लोन्स देते थे ताकि पैसे आए उनके पास, और ताकि हमें ही वो पैसे वापस करके हमसे ही वेपन्स और लें ये जंग लड़ने के लिए। तो अब जो मर्जी जीते जो मर्जी हारे, हमारा फायदा ही फायदा है। The current global economic system was formulated by Jews and is run by Jews. आप उठा के देख लें कि सेंट्रल बैंक्स की फॉर्मेशन में जेकिल आइलैंड वाला जितना वो थी, मीटिंग थी जो फेडरल रिजर्व बैंक फॉर्मुलेट किया था, उसमें हु वर द लीड बैंकर्स, जो लीड बैंकिंग फैमिलीज रही हैं, जेपी मॉर्गन हो गई, रॉकेफेलर्स हो गए, दीज वर ऑल जूइश डायनेस्टीज। दिस इज, अगेन, ये बात आप कहीं बाहर करेंगे तो आपको कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कह दिया जाएगा या एंटी सेमाइट कह दिया जाएगा, बट दिस इज व्हाट द हिस्ट्री टेल्स अस। इट इज एग्जैक्टली, इट इज द सेम प्लेबुक। प्लेबुक चेंज नहीं हुई है इनकी। फेडरल रिजर्व बैंक क्रिएट होता है राइट बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, ठीक। ये क्या कहते हैं, यूएस डॉलर के अगेंस्ट पेग होती है करेंसीज राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। यूएस डॉलर अपनी गोल्ड बैकिंग खत्म करता है राइट इन द मिडस्ट ऑफ द वियतनाम वॉर। ये चलता ही वॉर्स पे इनकी, इट इज द सेम गेम अगेन एंड अगेन। जंग करवाओ, उससे प्रॉफिट करो। इट डजेंट मैटर हु विंस हु लूजेस, दोनों साइड को लोन्स ये दे रहे हैं, दोनों साइड से इंटरेस्ट ये चार्ज कर रहे हैं, और दोनों साइड्स को ही वेपन्स भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। विन विन सोल्यूशन है। इट इज अ कंप्लीट विन विन सोल्यूशन फॉर देम। बाकी सब मरते रहे बला से मेरी। तो अब
अगर हम इस चीज़ को देख ही रहे हैं कि भाई ये सिस्टम जो है ये इन्होंने डिज़ाइन किया है और इन्होंने डिज़ाइन किया है अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अब व्हाट डू वी नीड टू डू टू ब्रेक आउट ऑफ दिस सिस्टम? अब हमने क्या करना है? हाउ डू वी, व्हाट ऑल्टरनेटिव्स डू वी हैव कि इस सिस्टम को ब्रेक कर सकें? ठीक, अ फ्यू मोर पॉइंट्स इस सिस्टम की टेक्निकलिटीज़ जो है ना, इकोनॉमिक्स में अगर आप स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि भाई why why is inflation a thing? ठीक, अच्छा बाय द वे उससे पहले आपको इंटरेस्ट की एक जस्टिफिकेशन ये दी जाएगी कि भाई इंटरेस्ट लोन पे इसलिए चार्ज होता है क्योंकि इट इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर आप आज मुझसे 10,000 रुपये ले रहे हो और मुझे एक साल बाद 10,000 रुपये वापस करोगे, तो उन 10,000 रुपये की वो सेम परचेसिंग वैल्यू नहीं रहेगी उस टाइम पे, एक साल बाद, राइट? तो मैं आपसे एक इंटरेस्ट चार्ज करूंगा ताकि मेरा कैपिटल लूज ना हो, मेरी कम से कम परचेसिंग पावर तो प्रोटेक्ट हो ना। ठीक, क्योंकि इन्फ्लेशन है। अच्छा, इन्फ्लेशन क्यों है? इन्फ्लेशन की आपको जस्टिफिकेशन ये दी जाएगी कि भाई इन्फ्लेशन इसलिए है ताकि लोग पैसा खर्च करें, होर्ड ना करें। कि अगर पैसा पड़े पड़े अपनी वैल्यू लूज कर रहा है तो लोग पैसा फिर संभाल के रखेंगे, लोग पैसा खर्च करेंगे, राइट? लोग पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन तिजोरी में रख के बेड के नीचे नहीं रख लेंगे क्योंकि वो पड़े पड़े डिवैल्यू होगा, राइट? तो ये आर्ग्यूमेंट दी जाती है फॉर इन्फ्लेशन। अच्छा, वाई नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसके अगेन गोल्ड बैक करेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि गोल्ड बैक करेंसी होगी तो गोल्ड रिजर्व्स एक लिमिटेड फाइनाइट सप्लाई है ना, तो उसकी वजह से जब आपकी प्रोडक्टिविटी ग्रो करेगी आपकी करेंसी ग्रो नहीं करेगी, तो फिर इन्फ्लेशन के बजाय डिफ्लेशन होगी कि पैसे उतने ही हैं और अमाउंट ऑफ गुड्स बढ़ गया है मार्केट में, तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि लोग पैसे होल्ड करेंगे, क्योंकि अगर आज एक चीज़ 1,000 रुपए की है और एक साल बाद डिफ्लेशन की वजह से 900 रुपए की होगी, तो मैं आज क्यों खरीदूं? मैं आज पैसे बचाता हूँ, एक साल बाद खरीदूंगा। तो डिफ्लेशन, अगेन दिस इज थ्योरी, दिस इज प्योर इकोनॉमिक थ्योरी, आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट, आई एम जस्ट सेइंग ये जस्टिफिकेशन है। ठीक, इकोनॉमिक्स सेज कि अगर एक गोल्ड स्टैंडर्ड होगा, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड होगा, तो उसकी वजह से सप्लाई लिमिटेड होगी, सप्लाई लिमिटेड होगी तो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की वजह से डिफ्लेशन होगी, डिफ्लेशन होगी तो लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि इकोनॉमी ग्रोथ अप करती है जब पैसा स्पेंड हो, पैसा मार्केट में जाए, बिजनेस क्रिएट करे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, राइट? क्योंकि आपकी स्पेंडिंग इज समवन एल्सेज इनकम और उसकी स्पेंडिंग इज समवन एल्सेज इनकम, और ये पूरी साइकिल चलती है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, सर्कुलेशन ऑफ मनी, राइट? तो ये आर्ग्यूमेंट है कि भाई अगर डिफ्लेशन होगी तो लोग पैसे होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए इन्फ्लेशन जरूरी है, इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, इसलिए इंटरेस्ट जरूरी है। अब आई वॉन्ट यू गाइज टू थिंक ऑफ कि इस सिस्टम को अगर हम ओवरहॉल करते हैं, we throw the system out and we create a new system from scratch, so how do we solve these issues? How do we solve the issue कि islamically it is very much preferred कि you do not have fiat currencies? ठीक है, क्योंकि fiat it's this is a basically a debate amongst scholars, लेकिन majority क्लासिकल स्कॉलर्स का यही ओपिनियन था कि फियाट करेंसीज आर नॉट अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दे होल्ड नो वैल्यू। ठीक है, ट्रेडिशनली हमारी सारी ट्रेडिंग दिरहम और दिनार में होती रही है ना, गोल्ड एंड सिल्वर में होती रही है। क्यों? बिकॉज दे हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल अदर इश्यूज। तो आइडियली वी वांट टू गो बैक टू दैट।
अगर उसमें जा रहे हैं तो we'll have to solve all these issues. तो वो कैसे करेंगे? That is the question we need to address going forward. जरूरी नहीं है इस सेशन में करें. I don't expect you guys to come up with macroeconomic solutions in 2 minutes, but just something to think about. कि होगा कैसे? Communism, how communism? Communism से ये कैसे address करेंगे? Look, it's not a terrible idea, but make your case ना. कैसे होगा? Yes, Zille. Acha, I have a question. Yes. Considering interest, right? अच्छा, अगर एक बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो बैंक at the end of the day has to earn something for itself. वो क्यों आपके लिए बैठा हुआ है अरबों रुपए खरबों रुपए अपना बस बचा के, राइट? Exactly. और उसने मार्केट में पैसा सर्कुलेट भी करना है, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ स्मॉल पावर पंप within a small society or a community which sort of pumps the money around, right? अच्छा, in an Islamic system रिबा नहीं है, there is no interest. तो जब इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं तो फिर बैंक का क्या इंटरेस्ट है? How will the bank in itself function? और वो कहेगा भाई मेरा क्या काम है? तो how does Islam sort of deal with this? ये अच्छा सवाल है और ये सोचने वाली बात है ना. This is one of the most important questions here कि what will the banking system look like in an Islamic system, in a purely Islamic system. ठीक? क्या it will be similar to जो आज के हमारी Islamic financial instruments हैं, मतलब इस्लाम शरिया compliant finance जो हैं या Islamic banks जो हैं, क्या उसकी तरह से होगा या will it be something completely different? या one question that may not occur to most people, are banks even a legitimate business? क्योंकि बैंकिंग की at its very core the structure is to make money off of debt, but Islamically that's not permissible at all, क्योंकि you can only make a profit, you can only make money from two things, या तो effort या risk. इन दो के बगैर you cannot make money. Are banks even a legitimate business? क्या banks का होना जरूरी भी है in an Islamic financial system? Question worth thinking about. If financial systems are based on inequality, so communism can theoretically fix that because it removes inequality at the roots. Worth engaging with. This is a debate worth having. Yes, Zille. अच्छा, आपने भी एक बैंक्स के बारे में इस पॉइंट पुट फॉरवर्ड किया था, दैट वाज आई गेस कि अगर बैंक इन बेसिक कोर एक लेजिटिमेट बिजनेस है या नहीं है. Yes. तो व्हाट इफ अज्यूमिंग कि ये नहीं है, तो हाउ विल दैट मनी सर्कुलेट अमंग दिस यूनिट ऑफ कम्युनिटी? यार, again, we have to, when we talk about Islamic economic system ना, तो we have, मतलब the issue with Islamic finance, contemporary Islamic finance जो अभी exist करती है, the issue with that is कि वो इस existing economic system के अंदर it wants to change the bare minimum to just make it bottom line halal. कि बस आप what is the bare minimum you can change कि आप इसको कसम खा के हलाल कह सको. That's what the philosophy behind current Islamic finance is. The problem is कि we're chasing the wrong goal there. Why are we trying to fit into the current Islamic finance, the current global economic system? हम उसी के अंदर solution ढूंढना क्यों चाह रहे हैं? अगर हम Islamic economic system की बात कर रहे हैं तो completely rip this out, establish things from scratch. हो सकता है उस system में बैंक की जरूरत ही ना हो सकता है some other institutions can fulfill all the requirements that you need a bank for, right? This is worth thinking about. Again, these are just ideas as of right now. Yes, Zille. अच्छा, व्हाट इफ अगर हम लोग लाइक फॉर इंस्टेंस ऑफ पाकिस्तान
कल सुबह आप नमाज पढ़ के यहाँ पता चलेगा कि पाकिस्तान में देयर इज अ प्योर इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम जो खैरियत से कायम हो गया. तो how does Pakistan or any frankly community have to cooperate with the international community for globally surviving within that community? क्योंकि after all आपने ट्रेड करनी है, आपने बाकी काम करने हैं, तो इंटरेस्ट या ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम तो ये नहीं है कि सिर्फ जो बंदा जो लेना चाहता है ले ले, ऐसा तो नहीं है. आप लाइक यू आर इंटीग्रेटेड टू दैट सिस्टम इन सच एन एक्सटेंट कि आपका जो आपके डेप्ट जो IMF के साथ हैं या आपके आप तो और लेने बस तुले हुए हैं, बस यू आर अबाउट टू क्रॉस $300 billion. तो हाउ डज नंबर वन कंट्री Pakistan, or how does a society apart from Pakistan, general society, how does it sort of provide itself a course of action for surviving globally, considering the relative situations? ठीक हो गया. अच्छा देखो, अगर ये इतना आसान होता ना तो अब तक हो चुका होता. The fact that it hasn't happened means it's not very easy. ठीक है, it will take some great minds sitting together and working out solutions कि किस तरह होगा. One of the things to keep in mind though is कि we don't necessarily have to fit into the current established world economic system. This is almost the perfect time for it, globally speaking. क्यों? क्योंकि the western financial system is starting to crumble. ठीक? When it eventually falls, तो फिर there will be a vacuum that will be filled by some other global system. And it is very much likely कि it will be more cooperative than hegemonical. ठीक है, अभी क्या है कि यूएस की हेजेमनी है, यूएस की चौधराहट है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर. जिसको चाहे सैंक्शन कर दे, कुछ नहीं कर सकते. ठीक. when you look towards the solutions जो ब्रिक्स या इस तरह के अलायंसेस बना रही हैं, those systems are more flexible in the sense कि किसी एक कंट्री के पास सोल कंट्रोल नहीं है कि किसी को भी एलियनेट कर दिया या किसी को भी कट ऑफ कर दिया या किसी भी एक की करेंसी में दुनिया भर ट्रेड कर रही है. ऐसा नहीं है. ब्रिक्स की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस गोल्ड में हो रही हैं. ब्रिक्स की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस इंटर गवर्नमेंटल डायरेक्टली हो रही हैं थ्रू म्यूचुअल करेंसीज. तो देर इज स्कोप टू प्ले अराउंड विद. ठीक है, अब अगर वी बिकम पार्ट ऑफ दोज सिस्टम्स या वी बिल्ड सिमिलर सिस्टम्स, तो वी विल हैव द फ्रीडम टू डिक्टेट आवर ओन इकोनॉमिक पॉलिसी ना. कि भाई अगर आपको हमारे साथ ट्रेड करनी है तो हम आपके साथ गोल्ड में कर लेंगे, या हम आपके साथ चलो आप ही करेंसी में कर लेंगे. अगर हमारा लेट्स से चाइना के साथ हमारी हो जाती है ना, तो चाइना से हमारा इस तरह का रिलेशनशिप है कि वी कैन बिल्ड सॉर्ट ऑफ अ हार्मोनियस रिलेशनशिप ऑफ सम सॉर्ट उनकी करेंसी और अपनी करेंसी में ट्रेड करने का. ठीक. इट वोंट नेसेसरीली बी. अच्छा, मसला क्या है? मसला तब आता है जब अ करेंसी बिकम्स अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी. ठीक है, अगर दुनिया भर चाइनीज युआन में ट्रेड करना शुरू कर देगी ना, तो चाइना के पास वही पावर आ जाएगी जो यूएस के पास थी और उसको उसी तरह से मिसयूज करेगा. लेकिन अगर ऐसा होता है कि चाइना से ट्रेड करने के लिए मैं चाइनीज युआन में कर लेता हूँ और सऊदीया से ट्रेड करने के लिए मैं सऊदी रियाल में कर लेता हूँ और यूके से करने के लिए मैं पाउंड में कर लेता हूँ, तो क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है तो किसी के पास भी इतनी सेंट्रल पावर नहीं होगी कि वो हरकतें कर सके जो यूएस करता रहा है. ग्लोबल रिजर्व करेंसी कोई भी एक नहीं है ना. और मोस्ट लाइकली व्हाट विल हैपन इज कि कंट्रीज विल स्टार्ट टू प्रेफर गोल्ड अगेन. अगर वी मूव टुवर्ड्स गोल्ड स्टैंडर्ड अगेन, गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ चले जाएंगे, इट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. अगेन आई डोंट वांना फोर्स फीड यू माय सॉल्यूशंस. ठीक है, मैं कुछ टाइम बैठा हुआ था इस पे, कुछ सोच रहा था, तो आई हैव अ सर्टेन मैप ऑफ हाउ थिंग्स माइट वर्क, बट आई वांट यू गाइस टू यूज योर क्रिएटिविटी अ बिट एंड सी कि अच्छा किस तरह से हाउ कैन वी ओवरकम दिस. आई गिव यू अ हिंट. ठीक है, Subhan says what comes to my mind
is that one possible solution to fit into the world could be all Muslim states combining their financial systems and establish this economic system as a mutual one for imagination for everyone. Imagination is not banned by the government. Yes, imagination is not banned. तो सोचने में कोई मजा नहीं, ऐसा हो सकता है. Is it very very difficult? Yes. Can it be done? Yes. ठीक. Or if we do this, then it gives us a whole lot of flexibility in terms of हम क्या इकोनॉमिक पॉलिसी डिक्टेट कराना चाहते हैं. हम कहते हैं कि इसमें रिबा नहीं होगा, फाइन. हम कहते हैं कि ये करेंसी बैक्ड होगी गोल्ड के अगेंस्ट, फाइन. देयर इज नो स्टॉपिंग इट ना. ये जिले अच्छा, प्रैक्टिकली थिंकिंग अबाउट जैसे सुभान ने एक बात की है, अगर मुसलमान ममालिक फॉर एग्जांपल इफ यू मूव टुवर्ड्स द खिलाफा इंशाअल्लाह, तो खिलाफा के अंदर यू डोंट इवन नीड टू सॉर्ट ऑफ have that much extensive trade with the people. आपकी माशाल्लाह खिलाफत is going from China के border से लेकर आप अफ्रीका तक फैले हुए हैं. तो I feel there is like a lot जो आप खुद भी अपने you can be someone जो dependent ही नहीं है किसी और के ऊपर. तो और फिर I feel बट द थिंग इज कि जरूरी नहीं है ना खिलाफत शुरू हुई उस स्केल से हो दोबारा. शुरू किसी एक ये भी जगह पाकिस्तान से अगर शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करेगी ना. तो उस टाइम पे पाकिस्तान स्टिल नीड्स टू डू ट्रेड. अच्छा, I do agree with your point of decentralization of currency वाला कि हर like और हाँ, इसके लिए दिन this is important कि उसके पीछे गोल्ड बैक होना जरूरी है. मतलब फिर पाकिस्तान इज लाइक कि जी मैं अभी बस अभी अब घर से बाहर निकले हैं और 2-3 करोड़ अरब रुपया और प्रिंट हो चुका है और दे आर लाइक रेडी टू पुट इनटू द मार्केट. तो वो वही फिर एक साइकिल दोबारा चलना शुरू हो जाएगा जिसके अंदर एक छोटे लेवल पर लेकिन इंटरैक्टिव लेवल पर वो डेब्ट साइकिल दोबारा पैदा हो जाएगा. अच्छा, another thing to note is कि Islamically debt is not a business. Debt is not a business product. Islamically जो financial instruments हैं, those are मुशारका, मुदारबा, मुराबहा. These are more or less partnership type agreements. ठीक. तो that is another dimension to explore कि maybe we don't need debt cycles anymore क्योंकि debt as a business खत्म हो गया है ना. Islamically loans का concept is as charity. मतलब charity in the sense कि किसी के साथ मतलब आप एहसान कर रहे हो उस पे कि आपने उसको लोन दे दिया और कुछ टाइम बाद आपको रिटर्न करता है ताकि उसको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए. A loan is never a business product, right? You cannot make money off of a loan. So banking will have to be rethought completely. The economic cycle will change completely क्योंकि debt cycle नहीं है, right? So a lot of things will happen, a lot of things will change. I will sort of guide you towards what's my way of thinking about this. Thinking about solutions, by the way. हमने अभी क्या डिस्कस किया कि one of the main concerns जो gold backed currency के against था, उसके against objections जो थी वो क्या थी? Does anyone remember? We don't have enough money to sort of run the market. नहीं. The global market. जब gold backed currency से शिफ्ट हुए, they were like नहीं अब gold backed currency नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए थी? उसके अगेंस्ट क्या आर्गुमेंट क्या था? रिस्ट्रिक्ट कर देती है आपकी पावर टू sort of have more money. एक तो ये वाला पॉइंट है कि बेसिकली इट रिस्ट्रिक्ट्स योर इकोनॉमिक ग्रोथ इन द सेंस कि अगर आप if you can strictly only print the money equivalent to the gold you have, तो फिर मनी सप्लाई फिक्स हो जाती है. ठीक, मनी सप्लाई फिक्स हो जाती है तो इट कॉजेज डिफ्लेशन क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, अमाउंट ऑफ गुड्स बढ़ रहे हैं, मनी सप्लाई फिक्स्ड है, तो चीज़ों की प्राइस कम हो जाएगी, डिफ्लेशन हो जाएगी, राइट? डिफ्लेशन होगी तो लोग क्या करेंगे? They'll save up money. They'll hoard money, right? अब think about how an Islamic economic system might solve this problem.
think about what Islam says about finances. What are some basic financial obligations of a Muslim? Baitul Mal say you have to sort of distribute. दूर चले गए, करीब आओ, इंडिविजुअल लेवल पे. One of the basic financial obligations of a Muslim. Zakat. पैसा Sadaqa. पड़े पड़े जक़ात ना 2.5% ऑब्लिगेटरी देनी ही देनी है. अगर पैसा होल्ड करोगे तो भी वो वैल्यू लूज करेगा. तो इसलिए इट डिस्करेजेस होर्डिंग इनहेरेंटली द इस्लामिक सिस्टम. तो गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाने से द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट टेक दैट मच ऑफ अ हिट, क्योंकि लोगों की स्पेंडिंग डी इंसेंटिवाइज नहीं होती. यस जिले अच्छा, इसको थोड़ा सा ना डिबेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए ना, zakat की equivalent there are taxes in the current days, right? So why not taxes don't do the same thing as such? मतलब वो भी तो पैसा आपसे निकाल रहे हैं. the thing with taxes is कि you don't tax money. किसी के बैंक में अगर लाख रुपया पड़ा हुआ है या करोड़ रुपया पड़ा हुआ है तो आप उसके बैंक अकाउंट को टैक्स नहीं करते. आप टैक्स करते हो उसकी इनकम को, उसकी स्पेंडिंग को, उसकी प्रॉपर्टी को, इन चीज़ों को टैक्स करते हो ना. यू डोंट टैक्स मनी इन द बैंक. ये जिले अच्छा, आफ्टर ऑल पैसे ने फिर मार्केट में आना है ना, तो द मेन टारगेट यू हैव इज कि यार पैसा जो सेव अप हो रहा है उसको सेव होने से रोकना है और मार्केट में लेके आना है. बेसिकली. तो हाउ हाँ 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 बोलो. तो how does zakat and how does tax like separately do a different job simultaneously? मतलब इनका contrary किस तरह काम करता है? देखो ज़कात का क्या है कि अगर आपने पैसे कंजूसियों की तरह होल्ड करके बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं ना अपने, ये पैसा अभी पड़ा रहा है, मैं भी खर्च नहीं करूंगा, बाद में खर्च करूंगा, क्योंकि बाद में पैसे की बाइंग पावर बढ़ जाएगी डिफ्लेशन की वजह से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हर साल 2.5% से कम होता जाएगा. तो आप जितने पैसे, जितने बाइंग पावर गेन कर भी रहे थे डिफ्लेशन से, वो लूज ही हो जाएगी मोर और लेस. ठीक. तो इसलिए ज़कात आपको डिसइंसेंटिवाइज करती है कि आप पैसा स्टोर करके रखें, वो आपको इंसेंटिवाइज करती है कि पैसा खर्च करें. राइट. वाई? क्योंकि वंस यू इन्वेस्टेड मनी इनटू अ बिजनेस, बिजनेस की ऑपरेशनल फंड्स पे ज़कात इज नॉट अप्लाइड. बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स पे ज़कात इज नॉट अप्लाइड. आपने एक फैक्ट्री खोल ली, फैक्ट्री की मशीनों पे, फैक्ट्री की ज़मीन पे, फैक्ट्री के वर्कर्स पे आपको टैक्स नहीं लगता, वो ज़कात नहीं लगती. आपको ज़कात लगती है तो उस पैसे पे जो आपने बचा के रखा हुआ है, जो यूज़ नहीं हो रहा. राइट. तो ज़कात डायरेक्टली आपको पुश करती है कि आप पैसा बचाएं नहीं, आप पैसा यूजेज में रखें, सर्कुलेशन में रखें. पैसा सर्कुलेट होता है तो मार्केट में आता है, मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, मजीद मार्केट की इकोनॉमी बूस्ट होती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, क्योंकि आपकी स्पेंडिंग किसी और की इनकम है, लोगों की इनकम बढ़ती है. यू सी हाउ दैट साइकिल वर्क्स. वो होता रहता है. इफ यू पुट मनी इनटू अ बैंक, नन ऑफ दैट हैपेंस. यस आफिया. बिजनेस फील्ड के स्टूडेंट्स ये सब पढ़ते हैं लाइक इज इट इम्पोर्टेंट? नॉट डायरेक्टली. बेसिकली अच्छा, सम पार्ट्स ऑफ इट पढ़ते हैं, वो भी डायरेक्टली बिजनेस वाले नहीं, इकोनॉमिक्स वाले. किसी ने मतलब बीएस इकोनॉमिक्स करना है, या बीएस होता है, क्या होता है इकोनॉमिक्स में, बीबीए होता है शायद, आई एम नॉट इवन श्योर इकोनॉमिक्स में होता क्या है. बट हाँ, आपने इकोनॉमिक्स बीएस होता है. हाँ चलो, बीएस इकोनॉमिक्स आपने करना है, इस तरह की कुछ चीज़ आपने पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़नी है आपने. तो उसमें शायद आपको इनमें से भी कुछ चीज़ें पढ़ाई जाए, जैसे कि आपको बैंकिंग की ये बेसिक्स पढ़ा दिए जाएंगे कि हाउ द फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग वर्क्स. आपने अगर
BBA फाइनेंस किया है तो आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, किसी के बैंकिंग कैसे काम करती है, आपकी डेट साइकिल्स किस तरह चलते हैं। आपको BS इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा दिया जाएगा कि कैंटिलन इफेक्ट से हु गेट्स टू बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम न्यूली प्रिंटेड मनी, ये चीज़ें। लेकिन इनकी इंटरकनेक्टिविटी यूजुअली नहीं पढ़ाई जाती। वाई? क्योंकि कुछ बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के इंटरेस्ट हैं इन सिस्टम्स के पीछे। अगर आप इन सिस्टम्स की रियलिटीज को समझने लगोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इस सिस्टम की लेजिटिमेसी को, एंड दैट विल लीड टू प्रॉब्लम्स फॉर दोज पीपल जिनके इंटरेस्ट हैं। तो इसलिए उनकी कोशिश ये होगी कि आपको कम से कम समझ आए इस सिस्टम के बारे में, इस इंटायर पिरामिड स्कीम के बारे में जिससे वो पैसा बना रहे हैं और आपको गरीब कर रहे हैं। या आपको ये सारी बातें किसी एक किताब में नहीं मिलेंगी। यू विल हैव टू स्कावर अ बंच ऑफ थिंग्स, और उसमें से भी फिर यू विल हैव टू मेक कनेक्शंस दैट आर्ट नेसेसरली देयर। मतलब मेरे फादर हैं फाइनेंस और सप्लाई चेन वाली साइड के ना, तो मैं इसमें से कुछ डिस्कशन मैंने पापा के साथ बैठ के की कि आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा है तो ये चीज़ें मुझे ज़रा समझाएं। तो आपने कहा देखो इसमें से ये चीज़ें जो है ना, सीधी सीधी चीज़ें जो है, ये तो तुम्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी। लेकिन जो तुम ये वाली बात कर रहे हो कि व्हाई डिड द वर्ल्ड शिफ्ट फ्रॉम गोल्ड स्टैंडर्ड टू फियाट करेंसी, इसके पीछे बेनिफिट्स किस किस को हुए, ये तुम्हें किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। क्योंकि देर आर सम वेरी बिग प्लेयर्स जिनके इंटरेस्ट हैं इसके पीछे। ये बातें खुल के पब्लिक में आ गई, पब्लिक को समझ में आ गई, तो उनकी इंटरेस्ट आर एट रिस्क। इसलिए तो दैट्स दैट। एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं? तो आप इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू, अब से नेक्स्ट सेशन तक आई वांट यू गाइस टू थिंक अबाउट कि ये जितने प्रॉब्लम्स हैं विद कन्वेंशनल फाइनेंस, अगर हम एक इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल बनाते हैं, एक इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम बनाते हैं, तो हाउ कैन वी सॉल्व दीज इश्यूज? ठीक है, व्हाट वुड इट लुक लाइक जिसमें ये इशू सॉल्व हो जाए। आई ऑलरेडी गिव यू गाइज वन हिंट, की ज़कात वाली, जिससे वो डिफ्लेशन वाला इशू सॉल्व हो जाता है, राइट? इस तरह की और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट इस्लाम ऑटोमेटिकली सॉल्व्स। ठीक, हाउ, दैट इज़ योर जॉब टू फिगर आउट। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट विल डू इज कि विल डिस्कस कन्वेंशन, मतलब अभी कंटेम्प्रेरी इस्लामिक फाइनेंस जो है, कंटेम्प्रेरी इस्लामिक बैंक्स जो काम कर रहे हैं, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स दे वर्क, हाउ दे फंक्शन, एंड बहुत सारे स्कॉलर्स जिन्होंने इनको क्रिटिक किया है कि ये सही नहीं है, किस बेसिस पे क्रिटिक किया, उन्होंने क्या कहा है कि ये क्यों सही नहीं है, इनमें क्या इश्यूज क्या आ रहे हैं, राइट? तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, एंड देन विल ट्राई टू पीस इट टुगेदर कि अच्छा व्हाट टू टेक फ्रॉम मॉडर्न इस्लामिक फाइनेंस, व्हाट टू चेंज, हाउ विल अ सिस्टम बी फिक्स्ड, ये सारी चीज़ें फिर इंशाल्लाह विल डिस्कस। तो इफ़ देर आर नो मोर क्वेश्चंस, आई होप कि मैं अपनी बात कुछ समझा सका आज, और आप लोगों को कुछ बैठा दिमाग में कि अच्छा होता क्या है, ये सिस्टम चलता किस तरह है। इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी। ये कम से कम भी 3-4 सेशंस तो चलेगा ये टॉपिक, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। मुझे खुद अच्छा सा बैठ के पढ़ना पड़ता है कि अच्छा हो क्या रहा है भाई, मुझे समझ इतनी आराम से मुझे भी नहीं आ रही। तो बट दैट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग टू, और इंशाल्लाह we'll meet in the next session which will hopefully be soon. ठीक है, again इतना लंबा गैप नहीं देंगे। if there's nothing else to be discussed, let's end it here. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.